नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम् सर्वव्यापीकचेत्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है दूसरे महाअधिकार का, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को सम्यक दर्शन का अधिकार भी कहते हैं। कौन कहता है इसको सम्यक दर्शन का अधिकार? कि आचार्य जयसेन देव भी कहते हैं, और युक्ति से न्याय से देखने पर हमें भी बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये सम्यक दर्शन का ही अधिकार है ना। और वे सम्यक दर्शन का अधिकार है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों लगता है? कि आचार्य अमृतचंद्र देव की टीकाओं से और आचार्य कुंदकुंद देव की गाथाओं के भाव से ऐसा ही प्रतीत होता है। ज्ञेय का अर्थ भी जानने योग्य ही होता है। जानने योग्य पदार्थ को ही ज्ञेय कहते हैं। जाननहार मैं स्वयं हूं और जानने योग्य भी मैं स्वयं ही हूं। मैं जानने वाला हूं, प्रमाता हूं, और जानने में आने वाला हूं अर्थात प्रमेय हूं। ऐसा प्रमेय प्रमाता भाव वाला हूं। ऐसा प्रमेय प्रमाता भाव वाला जो होता है वह एक पदार्थ होता है। मैं एक पदार्थ हूं अर्थात एक द्रव्य हूं। ऐसे उस द्रव्य के स्वरूप का विश्लेषण करने वाला यह अधिकार है, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत भी दूसरे लघु अधिकार की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, अर्थात द्रव्य का विशेष स्वभाव और विशेष स्वरूप। इस द्रव्य का विशेष स्वभाव विशेष स्वरूप समझाते हुए देव ने अभी तक 141 नंबर की गाथाओं तक हमारे बच्चे और त्रियक प्रत्यय आदि स्वभाव का निर्णय कर, उससे आपका द्रव्य नेटवर्क कितने होते हैं, नेटवर्क जा रहा क्या है क्या। भैया। आपका नेटवर्क जा रहा है शायद। सभी 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 को डिस्टर्ब किया नेटवर्क, नेटवर्क सभी को डिस्टर्ब। नेटवर्क तो सही है। हाँ हाँ, तो द्रव्य का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ना, द्रव्य के विशेष स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। द्रव्य के विशेष स्वभाव का वर्णन करते हुए छह द्रव्यों के नाम, उनका स्वभाव, उनका स्वरूप, किस प्रकार से वो प्रादेशिक भाव आदि से जाने जाते हैं, उन प्रदेशों के मध्य
समय आदि के मध्य से किस प्रकार से प्रत्यय आदि भाव को समझा जाता है। यह अभी तक 141 नंबर की गाथा तो हमने पढ़ा है। अब 390 नंबर का पेज और 142 नंबर की गाथा जो हमारा आज का विषय है, जिसमें अब काल पदार्थ के ऊर्ध्व प्रत्यय निरन्वय हैं, इस बात का खंडन करते हैं। खंडन करना है इस बात का। किस बात का खंडन करना है? इस बात का खंडन करना है कि काल पदार्थ है और उस काल पदार्थ का जो ऊर्ध्व प्रत्यय पना है। तो काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय पना माने काल का पर्याय स्वभाव, समृद्धि का पर्याय स्वभाव। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऊर्ध्व प्रत्यय तो सभी द्रव्यों का है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पर्याय स्वभाव तो सभी द्रव्यों का है। और उस वह जो जीव का काल ऊर्ध्व प्रत्यय पना यानी कि पर्याय स्वभाव है, वो पर्याय स्वभाव कैसा होता है? तो वो पर्याय स्वभाव उत्पाद व ध्रुव स्वरूप होता है। ठीक है ना? और हमें खंडन किस बात का करना है? हमें खंडन इस बात का करना है कि काल का जो समय भाव है वो ध्रुव नहीं है, काल ध्रुव है। क्या कहा? कि ऐसा कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? गाथा पहले क्या समझाएगी वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। गाथा क्या समझाने वाली है? गाथा ये समझाने वाली है कि जो काल नामक द्रव्य है वो द्रव्य तो निरन्वय है, लेकिन काल द्रव्य की जो पर्याय है जिसको हम समय वृत्ति कहते हैं वो निरन्वय नहीं है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? फिर याद दिलाता हूं। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक किसका स्वभाव है? वो पर्याय का स्वभाव पर्याय का है। स्वभाव। अन्वय गुण 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 हाँ और हाँ और अन्वय किसको कहते हैं? तो अन्वय अन्वय गुण गुणों को कहते हैं या पदार्थ को कहते हैं, द्रव्य को भी कहते हैं। खाली गुण की बात नहीं यहाँ पे कि पदार्थ को अन्वय कहते हैं, गुणों को अन्वय कहते हैं। ठीक है ना? द्रव्य को अन्वय कहते हैं। तो द्रव्य के पर्याय स्वभाव को व्यतिरेकपना कहते हैं और द्रव्य को अन्वयपना कहते हैं। ऐसा आचार्य देव हमको स्पष्टीकरण पहली प्रकार से कर चुके हैं। और जो ऊर्ध्व नामक प्रत्यय हैं द्रव्य में, कौन से द्रव्य में? काल नामक द्रव्य के ऊर्ध्व प्रत्यय यानी कि वृत्ति रूप समय वृत्ति स्वभाव। हमें इस बात का खंडन करना है बहुत नेट वो। जा रहा है भैया आपका। दीदी ये कोई प्रॉब्लम ना मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से तो नेटवर्क एकदम ओके है। भैया मैं फिर भी मुझे भी स्विच कर कट ले। कट के आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैं हाँ, स्विच हम कर कर लेता हमें भी आ रही है, इसीलिए आपको ही यहाँ फॉल्ट है। होना चाहिए। नहीं। देखो अब ठीक है, फिर भी ठीक है। हाँ देखो अब कोई नेटवर्क कटेगा तो बता देना, कोई बात नहीं, फिर कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा कि से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में नहीं आता। कट नेटवर्क रही है। प्रॉब्लम है ये, लेकिन हाँ नेटवर्क कट रही है प्रॉब्लम है ये कॉल। मैं भी समझ पा रहा हूँ। नेटवर्क वो प्रॉब्लम तो है। मैं भी समझ पा रहा हूँ, मैं भी समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ समझाना चाहता हूँ उनको कि ये जो 142 नंबर की जो गाथा है, ये 142 नंबर की गाथा में जो विश्लेषण होगा उसमें जो सिद्धि करेंगे वो इस बात की सिद्धि करेंगे कि एक है काल नामक द्रव्य और समय नामक वृत्ति सो है उसकी पर्याय, है ना? तो काल द्रव्य होता है एक, तो ये सिद्ध करेंगे कि है द्रव्य है। क्यों करेंगे ऐसा सिद्ध? वो रीजन समझाएंगे। और समय नामक वृत्ति ही उसकी पर्याय है, ना कि समय नामक वृत्ति द्रव्य है। वो ये यहाँ पर सिद्ध करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि लोक में जैन दर्शन में श्वेतांबर मत ने और अन्य मतों ने भी इस बात को स्वीकार किया
कि काल नामक कोई द्रव्य होता नहीं है। और ये जो व्यवहार, ये जो समय भाव चल रहा है ना, समय, इसको आप जानते हैं आज कल परसों के नाम से, जिनको हम कभी डेट के हिसाब से, माने दिनों के हिसाब से, तारीखों के हिसाब से, दिनांक के हिसाब से, या घड़ी घंटे के हिसाब से समझते या समझाते हैं। सबको ये लगता है कि यही यही काल है, और यह काल किसी भी द्रव्य की वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार हम ऑटोमेटिकली अपनी बुद्धि के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। तो कोई लोक में काल नामक द्रव्य नहीं है, है ना। जैसे प्रकाश है और अंधकार है, ये तो पुद्गल की पर्याय है। तो पुद्गल की प्रकाश नामक पर्याय को हमने नाम दे दिया दिन, और पुद्गल की अंधकार नामक पर्याय को हमने दे दिया रात। समझ में बात? तो हम दिन रात ऐसे मापते हैं। काल नाम का कोई द्रव्य होता ही नहीं है। 5 ही द्रव्य हैं जो पुद्गल आदि हैं, और ये काल हमारा एक समय वृत्ति रूप व्यवहार भाव है। इसलिए उसको काल द्रव्य को द्रव्य स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। अब गाथा क्या समझाएगी? गाथा ये समझाएगी कि काल नाम का एक द्रव्य होता है, समय वृत्ति उसकी पर्याय होती है। समय वृत्ति ना हो, यानी कि पर्याय ना हो, तो द्रव्य भी ना हो, और द्रव्य है तो पर्याय के बिना होता नहीं है। पर्याय है, प्रकट पर्याय है, तो ये पर्याय द्रव्य नहीं, है तो भैया कैसा आवाज हो, नहीं एक आ मिनट रही वो आपकी। रिस्टोर। हाँ हाँ दीदी, रिस्टोर हुआ है ना, रिस्टोर हुआ, एक मिनट रुको तो सही। पहले नॉर्मल चल रहा था ना, मोबाइल डाटा पे चल रहा था, रिस्टोर हुआ है अभी। अब ठीक है, पहले से बेटर चल रहा है या नहीं चल रहा है? तो अगर अभी भी प्रॉब्लम करेगा ना, तो मैं ये हटा दूंगा, मोबाइल डाटा पे देखेंगे कि कैसे चलती है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि यदि पर्याय है तो द्रव्य भी होगा। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? और द्रव्य होगा तो स्वभाव से ध्रुव ही होगा। पकड़ में आई बात? क्योंकि व्यतिरेक पना सो वह पर्याय का ही स्वभाव होता है, और पर्याय बिना द्रव्य जगत में होती नहीं है। कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो इस जगत में द्रव्य के बिना हो जाए। तो कोई तर्क ऐसा करेगा कि पुद्गल में शब्द नामक पर्याय है ना, तो शब्द नामक पर्याय बिना गुणों की पर्याय है, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं है। क्या कहा? शब्द नामक पर्याय बिना गुणों की पर्याय है, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तर्क समझ में आ रहा है? ऐसे ही काल नामक जो पर्याय है, समय वृत्ति के आधार से जो समझी जाती है, समय वृत्ति नामक वो पर्याय, वो काल नामक द्रव्य के बिना नहीं है। करेक्ट? क्लियर हो गई बात? इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे चले। हम्म। अब देखो, अब तो नहीं कट रही ना मेरी आवाज? वही भी अब भी कट रही है आवाज? अब तो ठीक आ रही होगी। अभी तो सही है। अभी तो सही है। अब ठीक है। हाँ, अब ब्रेक डाउन नहीं हो आवाज, तो ठीक है, बढ़िया से। अब ये जो पढ़नी है, इसकी जो टीका पढ़नी है, इस गाथा को या टीका को पढ़ने से फिर फिर ब्रेक ब्रेक प्रॉब्लम कर रही है। फिर फिर कट गई, फिर कट गई। मोबाइल डाटा पर ही स्विच कर लो भैया। नेट पर कर दिया मैंने, ठीक है, मोबाइल डाटा से चलते हैं। अभी देखो, ठीक, मैंने इंटरनेट बंद कर दिया अपना, वो वाईफाई बंद कर दिया, मोबाइल डाटा से चलते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो समझाने हैं। अभी देखो, अभी सबको आवाज आ रही है? किसी को नहीं आ रही तो अभी बता दो मुझे। ठीक आ रही पूरी है भैया। आ ठीक है। रही है कट कट। ठीक है ना, एकदम करेक्ट है ना? अब ध्यान से समझना, मुझे एक दो प्रश्न है, मुझे वो दो प्रश्नों के उत्तर समझाने हैं आज। ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, है ना। लाइव होते, लाइव इन सेंस फेस टू फेस होते तो ये सब चक्कर नहीं पड़ता। आधीनता तो है ही ना। टेक्नोलॉजी की आधीनता। देखो सुनो ध्यान से। अब ये गाथा जो है 142 नंबर की गाथा, और इसकी जो टीका है वो हम पढ़ेंगे। और टीका पढ़ने से पूर्व, इन गाथाओं को समझने से पूर्व, दो प्रश्न है, वो दो प्रश्न हम थोड़ा समझ लेते हैं। वो दो प्रश्न भी यहाँ पे प्रासंगिक है, कारणवश है, और वो बात अगर हमें समझ में आती है तो यह बात भी भली प्रकार से आगे हमको और डिटेल में समझ में आएगी। तो पहला प्रश्न तो
द्रव्य के प्रत्ययों के ऊपर है, प्रत्यय संबंधी प्रश्न है, जिसमें आपने समझा त्रियक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय। तो ये जो त्रियक प्रत्यय होते हैं और ऊर्ध्व प्रत्यय होते हैं, इन्हें परिच्छेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? परिच्छेद। तो परिच्छेद का अर्थ क्या होता है? कि समूह का सबसे छोटा अंश, उसको परिच्छेद कहते हैं। क्या कहा? फिर से समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझना, समझने लायक पॉइंट है, सभी लोग अच्छे से उसके उपयोग लगाकर समझेंगे। परिच्छेद, परिच्छेद का अर्थ क्या होता है? समूह। ठीक, समूह का सबसे छोटा जो अंश हो उसको कहते हैं परिच्छेद। और वह परिच्छेद कैसा होता है? वह परिच्छेद होता है अविभागी, अर्थात जिसको दो भागों में बांटा नहीं जा सकता। समझ में आई बात? समझ में? समझ में आई? वर्षा दीदी समझ में आ रही है बात? परिच्छेद माने समूह का सबसे छोटा अंश। और समूह का सबसे छोटा अंश कैसा? जिसको दो भागों में हम बांट नहीं सकते। क्या बन गया वो? अविभागी प्रतिच्छेद। तो जो अविभागी प्रतिच्छेद होता है, ये अविभागी प्रतिच्छेद किस किस का होता है, कैसे कैसे होता है और कब कब लागू होता है, ये प्रश्न है। फिर से रिपीट करूं, ये जो प्रतिच्छेद होता है, अविभागी प्रतिच्छेद जब आप कहते हैं, तो अविभागी प्रतिच्छेद के जो नियम होते हैं वो कब कब लागू होते हैं, कैसे कैसे लागू होते हैं और किस किस पर लागू होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई बात? है ना? तो आचार्य कहते हैं कि वस्तु प्रादेशिक भाव वाली होती है, यानी जिनमें प्रदेश नहीं होंगे वो वस्तु भी नहीं होगी। हम जब चर्चा करेंगे तो वस्तु की चर्चा करेंगे, और वस्तु का सबसे पहला नियम यही है कि यदि वो है, यदि उसकी सत्ता है, तो वो सत्ता प्रदेश की अपेक्षा से पहले मानी जाएगी। फिर प्रदेश कैसा होगा? वो अनंत गुणात्मक होगा, ऐसा समझा जाएगा। और अनंत गुणात्मक प्रदेशिक जो है वस्तु है, वो कैसी होगी? कि उत्पाद व स्वभाव वाली होगी। ऐसा उसका ये पूरा का पूरा सिस्टम और नियम बनता है। अब तो ये जो प्रदेश होते हैं, ये प्रदेश कितने होते हैं, किस वस्तु के कैसे होते हैं, ये हमें पूरा डिटेल में आचार्य देव समझाते हैं, जो कि अभी तक हम समझते आ रहे हैं। कैसे कैसे हमने समझा? कि सबसे पहले समझा हमने आकाश नामक द्रव्य है, आकाश नामक द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, लेकिन आकाश नामक द्रव्य अखंड होता है। फिर हमने समझा धर्म और अधर्म नामक द्रव्य को। धर्म और अधर्म नामक द्रव्य कैसे होते हैं? कि निश्चित संस्थान वाले होते हैं, संख्यात प्रदेशी होते हैं, और यह दोनों द्रव्य भी अखंड होते हैं। फिर हमने समझा तीसरा काल नामक जीव नामक द्रव्य होता है। वो कैसा होता है? कि यह भी असंख्यात प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशों से अखंड होता है, परंतु संकोच विस्तार शक्ति युक्त होता है। फिर हमने समझा काल द्रव्य होता है, वो एक प्रदेशी होता है, व्यवहार से बहुप्रदेशी होता है, और एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी स्वभाव व्यवहार भाव भाव वाला होने से उसमें भी प्रदेशों की अपेक्षा से संकोच विस्तार आदि भाव समझा जाता है। करेक्ट है ना? समझ में आती है ना बात? फिर हमने समझा एक काल नामक द्रव्य होता है, और वह मात्र एक प्रदेशी होता है, भाई काल निश्चय से भी बहुप्रदेशी और कहाँ होता है? क्या दीदी? काल बहुप्रदेशी कहाँ होता है? काल के तो बहुप्रदेशित बना नहीं होता है ना, काल के तो काल तो एक प्रदेशी ही होता है। अनंत कालाणु दीदी होते हैं मैंने लेकिन काल। दीदी 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 मैंने एक प्रदेश बना ही कहा है, ठीक है ना? वो शायद नेटवर्क का कुछ इशू है जिसके कारण मेरी वॉइस आपके पास टूट कर गई हो, ऐसा हो सकता है। और अगर मैंने दो प्रदेशी कहा है तो क्षमा चाहूंगा। काल एक द्रव्य है जो एक प्रदेशी होता है, ठीक, उसमें निश्चय से भी और व्यवहार से भी बहुप्रदेशीपना नहीं होता है। तो ऐसा पूरा हमको निर्णय कराया। अब इतनी सब बातें तो आप सबको अच्छे से समझ में आती है, इसके अंदर तो अब आपको कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगम में जो इसकी विश्लेषण किया, ये बात आपको अच्छे से जच गई होगी, है ना? अब आगे चलो, अब मैं थोड़ा सा ट्रैक बदलता हूँ और बात से आपसे प्रश्नात्मक चर्चा करता हूँ, तो उससे आपको बात डिटेल में समझ में आएगी।
तो हम सबसे पहला प्रश्न ये करते हैं कि आपको समझना है अविभाज्य प्रतिच्छेद कहाँ लागू होता है, क्यों लागू होता है और कैसे लागू होता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि वस्तु में जो सबसे छोटा भाव है, सबसे छोटी इकाई है, उसको कहते हैं प्रतिच्छेद। तो सबसे छोटी इकाई वाली वस्तु लेते हैं हम। क्या जगत में कोई ऐसी वस्तु है जो मात्र एक प्रदेशी ही हो? तो हम कहेंगे कि हाँ, जगत में ऐसी वस्तु है जो मात्र एक प्रदेशी ही है। तो पूछेंगे वो वस्तु कौन सी है? तो हम कहेंगे ऐसी दो वस्तुएं हैं। ऐसी दो वस्तुएं हैं जो मात्र एक प्रदेशी ही होती है। सबसे पहला नाम तो उसमें काल द्रव्य का है। काल द्रव्य का नाम पहले क्यों है? ना तो उसके निश्चय से और ना ही उसके व्यवहार से। कोई प्रदेश नहीं होते, यानी सबसे सूक्ष्म सबसे छोटा प्रदेश भाव वाला जो नामक एक प्रदेशी द्रव्य है वो काल नामक द्रव्य है। दूसरा दूसरा द्रव्य कौन सा है? कि दूसरा द्रव्य वो पुद्गल द्रव्य है, जो कि निश्चय से एक प्रदेशी होता है और व्यवहार से बहुप्रदेशी होता है। ये पहला प्रश्न का हमारा उत्तर आ गया। अब दूसरा प्रश्न, जो काल नामक द्रव्य होता है जिसको आप एक प्रदेशीपना कहते हो, वो एक प्रदेश कितना छोटा होता है? कि वो एक प्रदेश अवयव के बिना होता है, अविभाव होता है। मतलब आप उससे छोटा जगत में कुछ और ना था, ना है, ना हो सकता है। उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो वो प्रदेश क्या बन गया? अविभाग बन गया। समझे? जब आप उसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसमें द्वैतपना नहीं खड़ा कर सकते, उससे छोटा कुछ और सिद्ध नहीं कर सकते, तो वो अपने आप अपना क्या नाम धारण करेगा? अविभाग ऐसा नाम धारण करेगा। ठीक। अब ये छोटे अविभाग का नाम है प्रदेश। और प्रदेशों का यदि समूह हो, कोई ऐसी वस्तु जिसमें बहुत सारे प्रदेश हो, तो उस बहुत सारे प्रदेश वाली वस्तु के सबसे छोटे प्रदेश को, एक प्रदेश को अविभाग कहेंगे और वस्तु कहलाएगी प्रतिच्छेद। वस्तु क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेद। कब कहलाएगी प्रतिच्छेद? क्योंकि एक से अधिक प्रदेशों वाली है, यानी समूहों वाली है, प्रदेशों का समूह है उसके अंदर। और इतने सारे प्रदेशों के समूह पर सबसे छोटा कौन है? एक प्रदेश है, और वो प्रदेश कहलाता है अविभाग प्रतिच्छेद। इतनी बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? कि कोई क्वेश्चन नहीं है ना? सबको समझ में आ गया? हाँ। अब दूसरा प्रश्न, ये जो अविभाग प्रतिच्छेद है ये किन किन वस्तुओं पे लागू होगा? तो हम कहेंगे छह द्रव्यों पे लागू होगा। तो शिष्य ने तुरंत प्रश्न किया कि कैसी बात करते हो, छह द्रव्यों पे कैसे लागू हो सकता है? पांच द्रव्यों पे लागू होता है तो समझ में आता है। बोले क्यों समझ में आता है? क्योंकि वो तो बहुप्रदेशी होते हैं। पांच द्रव्य तो बहुप्रदेशी होते हैं। भले ही पुद्गल द्रव्य निश्चय से एक प्रदेशी हो, परंतु व्यवहार से तो बहुप्रदेशी होता है ना। तो उसमें प्रदेशों का समूह संभव होगा, तब तो अविभाग प्रतिच्छेद का नियम लागू होगा। लेकिन काल द्रव्य तो प्रदेशों का समूह वाला नहीं है, ना निश्चय से ना व्यवहार से। तो उस काल नामक द्रव्य पे आप अविभाग प्रतिच्छेद का नियम कैसे लागू कर सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? आंसर समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अविभाग प्रतिच्छेद सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समूह बनाना पड़ेगा पहले। और वो समूह किसका बनाएंगे हम? प्रदेशों का बनाएंगे। समझ में बात? और प्रदेशों के समूह में उस वस्तु के सबसे छोटे प्रदेश को अविभाग प्रतिच्छेद ऐसा नाम देंगे। तो काल द्रव्य में तो आप समूह नहीं बना सकते हैं प्रदेशों का। तब आचार्य देव उत्तर देते हैं कि सुनो भाई, ये अविभाग प्रतिच्छेद दो प्रकार से लागू होता है। कितने प्रकार से लागू होता है? दो प्रकार से लागू होता है, जिसमें पहला ऑथेंटिक नियम तो प्रदेशों का ही है। क्लियर? लेकिन जो दूसरा नियम है वो पर्यायों का है, जिसको हम समय वृत्ति कहते हैं। चूंकि काल द्रव्य में समय वृत्ति नामक पर्याय होती है, समझना ध्यान से, है ना। और समय नामक वृत्ति उस पर्याय के समूह से हम क्या बनाते हैं? प्रतिच्छेद भाव भी समझाते हैं। पकड़ में बात? वो ऐसा क्यों समझाते हैं? तो बोलते हैं क्योंकि एक समय, जब हम कहते हैं एक समय, तो उस समय से छोटा कुछ नहीं होता। क्या कहा? जैसे द्रव्य में प्रदेश से छोटा कुछ नहीं होता, ऐसा ऐसा समयों में एक समय से छोटा कुछ नहीं होता। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तो किसी भी द्रव्य में दो प्रकार से प्रतिच्छेद लगाए जाते हैं।
पहला प्रतिच्छेद तो लगाया जाता है प्रदेश की अपेक्षा से, और दूसरा प्रतिच्छेद लगाया जाता है उसकी पर्याय की अपेक्षा से। तो पर्याय का जो एक समय पना है उस एक समय के दो टुकड़े नहीं होंगे, और किसी भी द्रव्य का जो प्रदेश पना है उस प्रदेश के दो टुकड़े नहीं होंगे। पकड़ में ये बात, पकड़ में नहीं आ गई बात? तो जब हम अविभाग प्रतिच्छेद का नियम लगाते, समझते और समझाते हैं तो वो प्रमाण के लिए लगाया जाता है। प्रमाण मतलब लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, ऐसे ऐसे भाव को समझाने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद का नियम क्या समझाता है कि इतना सूक्ष्म वस्तु का भाव लो जिसके आप दो टुकड़े ना कर सको। तो इतना छोटा सूक्ष्म भाव उठाना है किसी वस्तु का जिसके दो टुकड़े ना हो सके, वो कौन कौन से संभव है? या तो द्रव्य का प्रदेश संभव है, या तो द्रव्य के वृत्ति भाव में समय संभव है। समय एक ऐसी इकाई है जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, इस भाव से समझाएंगे, ठीक। और प्रदेश एक ऐसी इकाई है जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते, इस भाव से समझाएंगे। अब तीसरा प्रश्न, तो ये क्या यह नियम गुणों पर भी लागू होता है? क्या यह नियम गुणों पर भी लागू होता है? पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो क्या कहेंगे कि गुणों पर लागू नहीं होता। क्या कहेंगे कि गुणों पर लागू नहीं होता। तो क्यों नहीं होता गुणों पर लागू? तो अगर हम ये कहें कि सबसे छोटा गुण जिसके दो दो टुकड़े नहीं हो सकते, एक ऐसे सिद्ध करेंगे, एक गुण लो और गुण की लंबाई चौड़ाई कितनी बनाओ, इतनी छोटी कि उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते आप। तो क्या यह संभव है? नहीं। यदि हमने यदि हमने इसको संभव बनाया, यदि हमने इसको संभव बनाया, किसको संभव बनाया? कि एक गुण लेंगे और उस गुण को छोटा नहीं कर सकते, उसके दो टुकड़े नहीं कर सकते, इतना छोटा लेंगे। तो क्या समस्या खड़ी होती है कि एक प्रदेशी द्रव्य भी अनंत गुणात्मक होता है और गुणों के भी आकार होते हैं, तो वो एक प्रदेशी बटा असंख्यात प्रतिच्छेदों वाला सिद्ध हो जाएगा। यानी फिर वो एक प्रदेश इतना छोटा नहीं स्वीकार किया जा सकता जिसके दो टुकड़े ना हो सके। कुछ बात समझ में आ रही है? आपने देश को दो टुकड़े नहीं हो सकते ऐसा सिद्ध किया, और फिर उसे अनंत गुणात्मक सिद्ध किया, और फिर उन अनंत गुणों में भी छोटे बड़े पने का भेद करोगे, तो फिर वो एक 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 प्रदेशी जो द्रव्य है उसमें अवयव अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। गुणों के अवयव सिद्ध करे ना जैसे ही आपने, तो तुरंत अवयव सिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि गुण कहाँ रहते हैं? गुण प्रदेशों में रहते हैं, प्रदेश के बिना तो होंगे नहीं। और गुणों में छोटा बड़ापना हो गया तो फिर प्रदेश के अवयव स्वीकार करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? बोलो, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही है ना। और यदि गुणों में छोटा बड़ापना होगा तो फिर जो द्रव्य अनंत असंख्यात प्रदेशी हैं उनके गुणों के प्रमाण भी समझाने पड़ेंगे कि कौन सा गुण कितने प्रमाण है। जैसे आंखें कहाँ तक है? कि आंखें शरीर के अग्रभाग पर ही है, नीचे नहीं है। स्पर्शन इंद्री सर्वांग है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। आप सर्वांग से स्पर्शन का विषय तो बना सकते हैं, परंतु सर्वांग से नेत्रों का विषय नहीं बना सकते। तो नेत्र का गुण तो हुआ छोटा और स्पर्शन का गुण हुआ बड़ा। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ऐसे ही उस द्रव्य के गुणों में क्या बनाना पड़ेगा आपको? छोटा बड़ापना सिद्ध करना पड़ेगा। असंख्यात प्रदेशी जब वो वस्तु होगी, पदार्थ होगा, तो उनके गुणों के अविभाग प्रतिच्छेद सिद्ध करने का अर्थ क्या हुआ? कि गुणों में छोटा बड़ा सिद्ध करना। जबकि गुण कैसे होते हैं? कि वो छोटे बड़े के भाव से नहीं होते, तदाद में संबंध और स्वभाव वाले होते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? फिर हमें गुणों में भी संकोच विस्तार शक्ति सिद्ध करनी पड़ेगी कि प्रत्येक गुण में संकोच विस्तार शक्ति है। जबकि गुण कैसे होते हैं? वो भाववाची होते हैं। समझना ध्यान से, गुण क्या होते हैं? भाववाची होती है। गुणों द्रव्य में गुण होते हैं ना, अनंत गुणात्मक द्रव्य होता है ना, इसलिए उस द्रव्य को तत्व ऐसा कहते हैं। अभी समझ में आ रहा है क्यों तत्व कहते हैं द्रव्य को? क्योंकि भाव को धारण जो करे वो तत्व है। पकड़ में मत, जो पदार्थ जो द्रव्य द्रव्य भाव को धारण करेगा तो क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। तो तत्व कौन कौन है? कि छह द्रव्य तत्व है।
या वस्तु की वह अवस्था जो वस्तु के भाव को प्रकट करती है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। तो वो क्या बन जाती है? वो तत्व बन जाती है, भाववाची होता है। तो वस्तु गुणों के धारण करने के कारण ही तत्व कहलाती है। क्लियर हो रही है बात नहीं? कुछ पिक्चर क्लियर होती है ना? तो गुणों में क्या नहीं होता कि गुणों में अविभाग प्रतिच्छेद का नियम लागू नहीं होता। ठीक, आई बात समझ में? कि हम गुणों में डेंसिटी भाव समझेंगे, थोड़ा मोटा पतला गहरापना समझेंगे, कहीं से हल्का कहीं से गाढ़ा समझेंगे, ऐसा नहीं होता। और जब गुणों के ऊपर कर्णान युग में कहीं कहीं गुणों के ऊपर अविभाग प्रतिच्छेद के नियम को समझाया जाता है। तो क्यों समझाया जाता है? पहली बात तो वो गुणों की अपेक्षा से समझाया नहीं जाता। पहला तो नियम ये समझ लो, ऐसा होता ही नहीं। फिर भी कहीं कहीं आपको ऐसा साउंड मिले, पढ़ने में आए कि भैया वो गुणों की अपेक्षा से अविभाग प्रतिच्छेद का नियम समझ में लगा रहे हैं या बतला रहे हैं, तो वास्तव में तो कर्णान युग में पर्यायों का अविभाग प्रतिच्छेद समझाना होता है। ठीक, लेकिन एक पद्धति है जैन आगम में, क्या कि गुणों गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं ना, तो गुण की पर्याय को भी गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान गुण की पर्याय को भी गुण कह देंगे, दर्शन गुण की पर्याय को भी गुण कह देंगे। तो जब हमें समझाना होगा ज्ञान गुण की पर्याय का अविभाग प्रतिच्छेद, तो हम कह देंगे ज्ञान का अविभाग प्रतिच्छेद। पकड़ में ही बता, पकड़ में ही। अविभाग प्रतिच्छेद तो समझाना है पर्याय का, लेकिन कह देंगे किसका? गुण का। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ऐसा नियम है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि गुणों को भी, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं और पर्याय को ही गुण है, ऐसा कह देने का भी एक नय है। क्लियर, समझ में आई बात? और एक अंतिम बात कि कर्णन योग में अविभागी प्रतिच्छेद कर्म के, कर्म होता है ना, कर्म वर्गणा और उनके स्पर्धकों की अपेक्षा से समझाया जाता है। पकड़ में बात? ना कि किसी द्रव्य के गुण और ना कि किसी द्रव्य की पर्याय की अपेक्षा से। वहां तो ये सिद्धि करनी है कि कर्म नामक एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? पुद्गल नामक द्रव्य। उसकी कर्म नामक अवस्था है। तो जो कर्म नामक द्रव्य, मैंने पुद्गल नामक द्रव्य की जो कर्म नामक अवस्था बनती है, तो वो कैसे बनती है? क्या क्वेश्चन है? पुद्गल नामक द्रव्य की कर्म नामक अवस्था बनती है, तो वो कैसे बनती है, किस स्वभाव वाली होती है? तो उसमें वर्गणा और स्पर्धक का सिद्धांत समझाते हैं वो। अब वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? कि पुद्गल के एक प्रदेश को वर्ग कहते हैं। पुद्गल के कौन से एक प्रदेश को वर्ग कहते हैं? कि कर्म अवस्था वाले पुद्गल के एक प्रदेश को वर्ग कहते हैं, और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। और फिर इस वर्गणा के क्या होते हैं कि इस वर्गणा के स्थिति अनुभाग की अपेक्षा से प्रकार होते हैं। पकड़ में बात? क्लियर हो रहा है कुछ? कि पुद्गल का एक प्रदेश क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। कौन सा एक प्रदेश वर्ग कहलाता है? कार्मिक पुद्गल का अवस्था वाला एक वर्ग पुद्गल नहीं का समझ में एक। आया। ये बात नहीं समझ में अरे आई, आपने पुद्गल, बोला पुद्गल का एक प्रदेश वर्ग कहलाता है, ये लाइन समझ में नहीं आई। अरे एक परमाणु कह लो, एक प्रदेशात्मक पुद्गल का एक परमाणु एक वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक प्रदेशिक, एक परमाणु होता है ना पुद्गल का एक परमाणु, तो वो एक परमाणु एक प्रदेशिक होता है, इसलिए मैंने उसको प्रदेश कह दिया, कोई बात नहीं। पुद्गल का एक परमाणु, तो एक परमाणु जो है वो एक प्रदेश स्वभाव वाला है ना, उसको कहेंगे वर्ग, और उसके समूह को कहेंगे वर्गणा। ठीक, फिर वो वर्गणा कैसी होती है कि कितने प्रकार की होती है, ऐसा ऐसा करके भी समझाएंगे। फिर उस वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद के नियम को समझाएंगे। तो वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेदों के नियम को कैसे समझाते हैं? स्थिति और अनुभाग की अपेक्षा से समझाते हैं। समझ में ही बात नहीं? समझे? यानी कितने समयों तक, स्थिति माने समय, और अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। पकड़ में ही बात? तो वहां उस नियम से समझाते हैं, और जब उस नियम से माने कर्मों के फल देने की शक्ति और उनका समय, जब इस नियम को समझाते हैं, तो कर्म किसको फल देते हैं? कर्म फल देते हैं कर्णन योग के हिसाब से, तो किसको देते हैं? जीव को देते हैं, जीव को। है ना? और जीव को देते हैं, तो जीव को वो फल कैसे प्राप्त होता है?
कि जीव के गुणों के विभाव परिणमन की अपेक्षा से जीव को वो फल प्राप्त होता है। जैसे ज्ञान नामक गुण जीव का है, और ज्ञान नामक गुण में क्या होगा, उपशम क्षय उपशम छायिक आदि का भेद पड़ेगा। तो उपशम क्षय उपशम छायिक आदि का भेद किसकी अपेक्षा से पड़ा, कि उपशम क्षय उपशम छायिक आदि का भेद कर्म की अपेक्षा से पड़ा। तो कर्म और कर्म की स्थिति और उसकी फल भाग देने की जो शक्ति है वो कहाँ पे लागू होती है, कि जीव नामक द्रव्य पे होती है, जो जीव की पर्यायों से प्रकट होती है, जीव की पर्यायों से प्रकट होती है। तो जीव की कौन सी पर्यायों से प्रकट होती है, कि ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि पर्यायों से प्रकट होती है। तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि पर्यायों को हम क्या कहेंगे वहां पे, तो ज्ञान नामक पर्याय का जब फल देने की शक्ति से अपेक्षा से समझाएंगे तो वह कह देंगे ज्ञान गुण। पकड़ में ही बात, दर्शन गुण, चारित्र गुण, समझाना है तो पर्याय, लेकिन कहेंगे क्या उसको, गुण। तो हमें ऐसा लगने लगता है कि मानो गुणों में भी अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, पर वास्तव में गुणों में अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होते। गुण तदाद में संबंध वाले होते हैं, गुणों में छोटा बड़ापना नहीं होता है, गुण भाववाची होते हैं, और द्रव्य के है पने में कैसा है भाव को समझाते हैं। समझ में ही बात नहीं, समझ में क्या कहा, अखंड हैं, अविभाग प्रतिच्छेद वाले हैं, कम ज्यादा नहीं होते हैं, मोटे पतले नहीं होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं, सर्वांग होते हैं, चिरकाल होते हैं, सर्व अवस्थाओं में एक समान होते हैं, और संकोच विस्तार भाव वाले नहीं होते हैं। क्या कहा, प्रदेश सिकुड़ते हैं, तो जीव छोटा होता है लेकिन ज्ञान छोटा नहीं होता। क्या कहा, पकड़ में आ रही बात, नहीं समझ रही, प्रदेश की अपेक्षा से आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान, इनकी ऊंचाई में अंतर होगा या नहीं होगा, बोलो, कि संकोच विस्तार शक्ति की अपेक्षा से अंतर होगा, प्रदेश की अपेक्षा से अंतर नहीं होगा, और गुण की अपेक्षा से, कि गुण की अपेक्षा से छोटा बड़ापना होता ही नहीं है। किसी भी गुण की पर्याय की अपेक्षा से उस एक समय की पर्याय को, किसी एक पर्याय को किसी केवल ज्ञान की अपेक्षा से क्षयोपशम नामक पर्याय को छोटा कहते हैं। तो केवल ज्ञान क्या है, गुण नहीं है, केवल ज्ञान पर्याय है। और क्षेपशम क्या है, कि क्षेपशम गुण नहीं है, क्षेपशम पर्याय है। और गुण क्या है, गुण तो ज्ञान मात्र है बस, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है। पकड़ में आ गई बात, नहीं पकड़ में, क्लियर है ना। भाई एक बात हाँ। बताओ, जैसे भी आपने बताया ना, कर्मों के निमित्त से हम बताएंगे, जैसे ज्ञान गुण की पर्याय में जो हमने लगाया है ना, तो हम्म। वहां पे हम कैसे लगाएंगे, वहां पे भी ज्ञान गुण की पर्याय में भी अविभाग प्रतिषेध लगा सकते हैं हम। हाँ, वो कर्मों की अपेक्षा से अविभाग प्रतिच्छेद भाव लगाते मतलब हैं, जैसे कि कौन ज्ञान का घटना और बढ़ना इस अपेक्षा से लग जाएगा पर्यायों में, जो ये हाँ, घटना, ज्ञान का घटना बढ़ना, ज्ञान का ज्ञान पर्याय में जो छह उपशम और केवल ज्ञान की पर्याय की सिद्धि करते हैं ना, तो वो कैसे समझाते, देख मैं समझाता हूँ। जैसे उन्होंने बताया, मान के चलो अभी मति श्रुत नामक पर्याय है ज्ञान की वर्तमान में, तो ये जो मति श्रुत नामक पर्याय, ये आपने कैसे जाना, आपको कैसे पता कि ये मति श्रुत इसको ही कहेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न है, भगवान से प्रश्न कर रहे हैं हम, ठीक, केवल ज्ञान से प्रश्न कर रहे हैं हम, हमारा अंतर में प्रश्न उठा केवल ज्ञान में, कि भैया कि ये जो ज्ञान नामक पर्याय है, इस ज्ञान नामक इस पर्याय को ही मतिश्रुत क्यों कहा आपने। तो बोलेंगे इसी के साथ, एक ज्ञान नामक पर्याय के साथ एक कर्म नामक वर्गणा है। ये जो कर्म नामक वर्गणा है, इस कर्म नामक वर्गणा में उदय है, ज्ञान में उदय नहीं है, ये कर्म नामक वर्गणा में उदय है। तो ये जो कर्म नामक वर्गणा का उदय है, ये उदय क्या समझाता है, कि ज्ञान की वर्तमान पर्याय की अवस्था को समझाता है, कि ज्ञान की जो एक समय की इस समय पर्याय है वो मतिश्रुत भाव वाली है। ये हमें कैसे पता चला, इस कर्म वर्गणा के माध्यम से पता चला। जैसे मुझे बुखार है तो कैसे पता चला, शरीर तो ठंडा है, कि हमने थर्मामीटर लगाया था भैया, उसमें 99 आ रहा था, तो वो थर्मोमीटर के 99 से हमने बॉडी के उस टेम्परेचर को मापा जो हम साधारण हाथ से माप नहीं पा रहे थे। पकड़ में बात, एक समय की पर्याय की अवस्था को हमने कैसे दर्शाया, कर्म नामक वर्गणाओं की अवस्था से समझाया। क्यों, क्योंकि कर्म नामक वर्गणाएं तो होती हैं मूर्तिक, और आत्मा की आत्मा होता है अमूर्तिक। अमूर्तिक आत्मा की ज्ञान नामक अमूर्तिक गुण की ज्ञान नामक भाववाची एक समय की पर्याय को
मूर्तिक कर्म अवस्था से हमने समझाया कि यह मति श्रुत भाव वाला है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, पकड़ में ही बात। तो वो जो मति श्रुत भाव वाला है, ये कर्म नामक वर्गणा का किया हुआ है, ऐसा कर्णान्युग कहेगा। क्या कहेगा? कि कर्म नामक वर्गणा का किया हुआ है। और कर्म नामक वर्गणा ने, जब कर्म नामक वर्गणा ने किया, तो कर्म नामक वर्गणा का वो फल कहलाएगा, अनुभाग कहलाएगा। किया यानी कि उसका फल है ये, ऐसा कहलाएगा। और वो फल देने की शक्ति, फल देने की शक्ति, उस शक्ति में कम ज्यादापना होगा या नहीं होगा? कि किसी को तो ये ज्यादा फल देती है और किसी को ये कम फल देती है। कैसे? जैसे तुम्हारा भी मति श्रुत है और मेरा भी मति श्रुत है। तुम भी संगी पंचेंद्रिय हो, मैं भी संगी पंचेंद्रिय हूँ। पर तुम्हारी बुद्धि तो तीव्र है यार, हम तो तुम्हारे समक्ष कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो फटाफट सब चीजें याद हो जाती हैं, सब चीजें समझ में आ जाती हैं। तुम्हारी तर्क शक्ति भी इतनी जबरदस्त है, हम तो समझ ही नहीं पाते तुम्हारी बात को। तो हम क्या बताएंगे? अनुभाग देने की शक्ति, फल देने की शक्ति उसकी ज्यादा है। यहां मेरी तरफ ज्यादा है और तुम्हारी तरफ कम है। ये जो कम ज्यादा पना समझाया, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? इस कम ज्यादा पने पने को समझाने के लिए अविभाग प्रतिच्छेदों के नियम को समझाते हैं और वर्ग वर्गणा के आधार से उसका सारा विश्लेषण करते हैं। अब ये पूरा एक चैप्टर है, पूरा। अब इसमें बहुत समय लगाकर पॉइंट टू पॉइंट समझोगे, समझाओगे, तो वो समझ में आएगी और अपना जो वर्तमान विषय है ये उसमें फिर रह जाए। तो जब समय अनुसार वो बात आएगी, तब मैं उसका विश्लेषण करूंगा। हाँ, क्या करें आप बताइए। माला मैं जी कह रही कुछ हूँ कह रहे हैं आप? कारमान वर्गना है तो, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, कारमान कार्बन वर्गना है वर्णन तो है तो मूर्ति को अमूर्तिक होती है ना। कार्बन वर्णन है तो मूर्ति अमूर्तिक की होती है, नहीं। अमूर्तिक नहीं होंगी। फिर समझा देता हूँ। मूर्तिक होने का अर्थ आंखों से दिखाई देना नहीं होता। मूर्तिक होने का अर्थ क्या होता है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण भाव वाला हो, वह प्रत्येक पदार्थ मूर्तिक ही कहलाता है। ठीक है ना? ऐसा, चलो। और अमूर्तिक आत्मा है, समझ में आई बात? आत्मा अमूर्तिक है। इस अमूर्तिक आत्मा को देखने की शक्ति केवल ज्ञान में है। लेकिन इस अमूर्तिक कहे जाने वाली कर्म वर्गणा को, जो वास्तव में मूर्तिक है, देखने की शक्ति ज्ञान में भी है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? अंतर समझ में आ रहा है? यदि यदि अमूर्त होती और यदि यानी उस बुद्धगल की परमाणु को देख सकता है, तो फिर वो आत्मा के दृश्यों को भी देख जान सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान में अमूर्तिक पदार्थ को देखने जानने की शक्ति नहीं होती। इसलिए अवधि ज्ञान में कौन कौन से द्रव्य के पदार्थ नहीं देख सकते? कि बुद्धगल को छोड़ के अन्य किसी भी द्रव्य के पदार्थ भाव को देखा जाना नहीं जा सकता। क्यों नहीं देखा जाना जा सकता? क्योंकि बाकी अन्य द्रव्य अमूर्तिक ही हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ इसमें में आई? है आपकी ना? ऐसे आवाज कट गई। आपकी आवाज कट गई थी भैया, दोबारा रिपीट कर अवधि दो। ज्ञान, अवधि ज्ञान, जैसे जैसे अप्लाई किया है, तो ऐसे रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ तो स्पष्ट रिकॉर्ड हो, इसमें भी गड़बड़ जाती है। भैया आप तक स्पष्ट नहीं आवाज आ नहीं, रही वही आवाज। फ्लक्चुएट कर रहा है तो वैसे ही रिकॉर्ड होएगा जैसे आप बोल रहे हो ना। जैसे आप बोलोगे वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ। अच्छा, यानी कि अगर आपके पास मेरी आवाज ब्रेक होगी तो रिकॉर्डिंग में भी ब्रेक ही आएगी, ऐसा कह रहे हो आप? हैं? ऐसा है? अच्छा, चलो ठीक है। तो अब तो जो है, अब ये मैं ये कह रहा हूँ कि अवधि ज्ञानी मूर्तिक पदार्थ को विषय करता है, अमूर्तिक को विषय नहीं करता। समझे? यदि वो अमूर्तिक को विषय करेगा तो फिर आत्मा के प्रदेशों को भी जान देख सकेगा, जैसे पुद्गल वर्गणाओं को देख सकता है। आई बात समझ में? और वो पांच द्रव्यों को देख जान नहीं सकता, मतलब जान सकता है, देख नहीं सकता। लेकिन पुद्गल की वर्गणाओं को देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि पुद्गल सर्वथा मूर्तिक ही होता है। ठीक, चल अब यहां तक पूरा चैप्टर क्लियर हो गया ना? कोई प्रश्न तत्वासूत्र तो में नहीं बचा? भैया एक सूत्र आया है, मूर्तिणा पुद्गला, है ना। एकदम हाँ स्पष्ट हाँ लिखा हाँ, है कि जो बिल्कुल पुद्गल ठीक है है। वो मूर्तिक है। हाँ, मूर्तिक है, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, एक दूसरा प्रश्न भी था। एक प्रश्न तो क्लियर हो गया विभाग प्रतिषेध वाला, अब दूसरा प्रश्न भी बतला देता हूँ, है ना?
तो दूसरा प्रश्न ये है कि भैया क्या जीव नामक जो द्रव्य है वो आकाश के एक प्रदेश पर अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ अवस्थित है? ऐसा ऐसा एक प्रश्न है ना? तो इसके दो उत्तर हैं, एक शक्ति अपेक्षा और एक प्रेजेंस अपेक्षा। तो प्रेजेंस की अपेक्षा से तो नहीं है, इस लोक में कोई भी जीव द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशों के साथ आकाश के एक प्रदेश मात्र पर अवस्थित हो, तो ऐसा नहीं है। लेकिन आकाश के एक प्रदेश की सामर्थ्य इतनी है कि अनंत जीव द्रव्य आकाश के एक प्रदेश पर उपस्थित हो सकते हैं। समझ में? दो उत्तर समझ में? आकाश के एक प्रदेश की सामर्थ्य कितनी है कि आकाश के एक प्रदेश की सामर्थ्य तो इतनी है कि समस्त जीव राशि और समस्त पुद्गल राशि उस एक प्रदेश पर समाहित हो जाए, ना कि जीव और पुद्गल अपितु समस्त संसार छह द्रव्यों सहित। लेकिन क्या हम सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को आकाश के एक प्रदेश पर अवस्थित है ऐसा मान सकते हैं? तो कहते हैं कि जो एक इंद्रिय नामक सूक्ष्म जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य है ना जिसको एक इंद्रिय की अपेक्षा से हम समझाते हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय निगोदिया भी असंख्यात प्रदेशों में रहता है, आकाश के असंख्यात प्रदेशों में रहता है सूक्ष्म होने पर भी। समझ में? वो एक प्रदेश में रहता हो ऐसा नहीं है, या एक प्रदेश में असंख्यात जीव रहते हो तो ऐसा नहीं है। यदि हम सिर्फ एक सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव को लें, मात्र एक को, तो उसने भी आकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरा हुआ है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में क्या कहा है ना? उपस्थिति तो ऐसी है, और शक्ति कैसी है कि शक्ति तो ऐसी है कि एक प्रदेश मात्र में समस्त क्षय द्रव्य अवस्थित हो सकते हैं और अपने अपने प्रदेशों को छोड़े बिना। करेक्ट है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आकाश धर्म और अधर्म में तो संकोच विस्तार होता नहीं है। सबसे पहले तो ये, क्योंकि संकोच विस्तार होना अनिवार्य है ना? और जीव और पुद्गल में क्यों नहीं होगा? क्योंकि वे ठसाठस लोक में भरे हैं। ये नियम, ये सिद्धांत कभी कम खत्म नहीं होगा, तो इसलिए वह संभव ही नहीं है। पकड़ में आई बात? तो पहला नहीं, नियम तो कुछ ये है ना, ज्यादा समझ में नहीं आया। अरे यार, धर्म और अधर्म नामक द्रव्य संकोच विस्तारित को भाव को प्राप्त हो नहीं, सकते ये हैं क्या? वाली बात नहीं कह रही, धर्म और धर्म वाली बात नहीं कह रही। मैं ये कहना चाह हाँ रही हूँ, आपने बोला अभी तक तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि एक प्रदेश पर, है ना, एक प्रदेश पर अनंत अनंत पुद्गल परमाणु विद अनंत अनंत जीव, हाँ है ना, और परस्पर में हाँ अवगाहन हाँ भी देते हैं, और आकाश द्रव्य की इतनी सामर्थ्य भी। अभी तक तो हम ये पढ़ते हुए आ रहे थे। अब आप कह रहे हो कि जो सूक्ष्म एकेंद्रीय निगोदिया जीव है वो भी आकाश के असंख्यात हाँ प्रदेशों को घेरता है। इसका मतलब ये है, अगर आकाश का हाँ असंख्यात अवस्थित। प्रदेश सर्कल, सर्कल हो गया, सपोज करो एक सर्कल जितना हुआ, मतलब हाँ सूक्ष्म हाँ अपेक्षा से भी हाँ, वो उतने एक डॉट प्रदेशों को जितना घेरा हुआ। हाँ है ना, उतने प्रदेशों को घेरा हाँ है। तो अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि आकाश के एक प्रदेश पे अनंत जीव ठसम ठस है, और आपस में एक दूसरे को परस्पर में नहीं, अवगाहन भी आकाश देते के हैं। एक, सुनो 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 सुनो, आकाश के एक प्रदेश पर रहते हैं ऐसा नहीं। एक क्षेत्र को समझाने के लिए, एक क्षेत्रावकाश संबंध को समझाने के लिए इस प्रकार से बात कही जाती है। प्रश्न टेक्निकल है, पहले वो प्रश्न के टेक्निकल भाव को समझो। उन्होंने ये कहा, क्या इस समय वर्तमान में अभी आकाश के मात्र एक प्रदेश की अगर हम बात करें, तो क्या एक प्रदेश पर असंख्यात जीव रहते हैं? तो प्रश्न कहना चाहता है, वो ये पूछना चाहते हैं कि जो असंख्यात प्रदेशी जीव है, ऐसे अनंत जीव लिए या संख्यात जीव लिए, और वह संख्यात जीव अपने अनंत प्रदेशों को कितना संकुचित किया उन्होंने? आकाश के एक प्रदेश जितना संकुचित भाव करके उस एक प्रदेश में विराजमान जाकर हो गए। तो क्या एक इंद्रिय जीव इतना सूक्ष्म होता है? आकाश के एक प्रदेश में इतना सूक्ष्म नहीं होता है। शक्ति की अपेक्षा से तो इतना सूक्ष्म हो सकता है, व्यक्ति की अपेक्षा से इतना सूक्ष्म हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। समाहित होने की अपेक्षा से समाहित भी हो सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पकड़ में? मतलब पकड़ में। अब दूसरी बात सुनो, कि जब आकाश का एक प्रदेश है, वहां पे असंख्यात जीव हैं, ये कहने का क्या तात्पर्य है? ये कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जहां आकाश का एक प्रदेश आता है, उस एक प्रदेश पर असंख्यात जीवों के प्रदेश भी आते हैं। आई बात समझ में?
और ना कि सिर्फ असंख्या जीवों के प्रदेश आते हैं, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं के प्रदेश भी आते हैं, स्कंधों के प्रदेश भी आते हैं, और वे सब उसी आकाश के एक प्रदेश पर रहेंगे और क्या कहलाएंगे, एक एक क्षेत्र अवगाही संबंध वाले कहलाएंगे, और उस एक क्षेत्र पर आने सही पर भी है, उन्हें कोई बाधा नहीं पहुंचती है, ये समझाया है वहां पर। सही है, सही है। और प्रश्न टेक्निकल है, हाँ हाँ, प्रश्न टेक्निकल है, प्रश्न कुछ और पूछ रहा है, प्रश्न करता ही है, पूछना चाहता है कि आकाश के एक प्रदेश पर ही रहते हैं क्या असंकोच होकर, तो नहीं रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं, हम भी अवस्थित तो तो यही कितने मान हैं। रहे थे अभी तक, प्रीवियस हाँ क्लासेस तक हम भी यही मान रहे थे कि जो आकाश का एक प्रदेश, मतलब औरों की नहीं बात कर रही, हाँ मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि आकाश का जो एक प्रदेश है वहां पर अनंत अनंत जीव अपने संकोच विसार शक्ति के रूप में वहां पे रह रहे हैं, अनंत हाँ जीव। मैं भी यही मान रही थी, हाँ, नहीं मतलब नहीं ऐसा। नहीं 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 और नहीं, वास्तव उपस्थित में वो ऐसे जो नहीं है। असंख्या प्रदेशी है वो वास्तव में आकाश के असंख्या प्रदेश ही घेरेगी। हाँ, लेकिन वहां पे हाँ हाँ एक प्रदेश वहां पे हाँ जो है ना, वो हाँ असंख्यात जीव ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, वहां तो वो नियम समझाना है, वो एक प्रदेश की सामर्थ्य की अपेक्षा से समझाना है, आकाश के प्रदेश की सामर्थ्य समझाइए वहां तो। और अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या जीव इसी प्रकार से अवस्थित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है अब। तो उसका उत्तर है नहीं, ऐसा अवस्थित नहीं है वो, है ना, दोनों में अंतर है ना, ऐसा, हाँ। तो वो प्रश्न तो शक्ति की अपेक्षा से था, और ये प्रश्न उपस्थिति की अपेक्षा से है, ऐसा दोनों में अंतर है। अब आ जाओ गाथा पर। तो पेज, अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रत्यय, ऊर्ध्व प्रत्यय क्या है, काल पदार्थ, काल भाई पदार्थ की भाई स्मृति को चलाएंगे। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। चलो तो ये गाथा अब कल पढ़ेंगे, है ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको, हाँ है ना, इतनी बात तो समझ में जी। आ गई ना। इस गाथा हाँ को हम अभी कल बहुत अच्छे से। विस्तार से पढ़ेंगे शुरू से। हाँ, ठीक। अभी ये जो 100 की गाथा है, इसका विश्लेषण हम कल समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जयेंद्र, ओम नमः शिवाय। मैं इंटरनेट ही पालूंगा तब तक, है ना। निज निधि में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन मणिमा को वंदना शत बार।